फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रू लव स्टोरी पर। तो चलिए हमारी कहानी माय लवली ब्रदर के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। जैसे कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था कि यांग यांग को विंग मिल गया था और विंग की बॉडी में एक अजीब सा पोर्शन था जो कि यांग यांग ने भी पिया था। वहीं यांग यांग उस पोर्शन को रिमूव करने की कोशिश करती है और वो उसका आधा पोर्शन यानी कि कुछ हिस्सा तो अपनी बॉडी में डाल लेती है, लेकिन यांग यांग को पता चलता है कि उसका आधे से ज़्यादा हिस्सा विंग के हार्ट की तरफ जा चुका है। जो यांग यांग को पता चलते यांग यांग विंग के हार्ट की तरफ एक छोटा सा कट लगाती है जिससे उस एनर्जी को बाहर निकाल सके। वो सिर्फ थोड़ी सी ही एनर्जी निकाल पाती है, जो देख कर यांग यांग को विंग की फिर हार्ट बीट फील होती है जो कि काफ़ी धीमी हो चुकी थी। वहीं विंग की सांसें भी काफ़ी धीमी थी। अगर कोई ध्यान से ना सुने तो उसे ऐसा लगेगा जैसे कि विंग जिंदा ही नहीं है, जो सोचकर यांग यांग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। इसीलिए वो अपने कपड़े ढीले कर कर अपने हार्ट की तरफ एक कट लगाती है और यांग यांग उस कट को थोड़ा बड़ा करती है और वो अपनी तलवार को अपने दिल में डाल देती है, जिससे यांग यांग के दिल से यानी कि उसके जो हार्ट से जो ब्लड बाहर आ रहा था उसे यांग यांग डायरेक्ट विंग के माउथ में डालने लगती है, जिससे विंग की बॉडी में यांग यांग का ब्लड जा रहा था। ये सबसे पुराना तरीका था किसी की बॉडी में एनर्जी ट्रांसफ़र करने का ब्लड के ज़रिए। यांग यांग इससे विंग की बॉडी में एनर्जी डालती है। यांग यांग के सिर्फ 10 ड्रॉप काफ़ी थे विंग की जो इंजरीज़ थी और उस पोर्शन को हील करने के लिए, लेकिन यांग यांग 20 ड्रॉप्स डाल देती है क्योंकि विंग पहले भी इंजर्ड हो चुका था। इसीलिए विंग की सारी बाहर के और अंदर की इंजरीज़ इन 20 ड्रॉप से पूरी तरीके से हील हो जाएगी। वहीं इससे यांग यांग की बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम हो चुकी थी। यांग यांग ऑलमोस्ट बेहोश होने की कगार पर आ चुकी थी क्योंकि वो अभी 10 साल की थी, लेकिन उसने इतनी ज़्यादा एनर्जी अपनी खो दी थी। यांग यांग के अंदर अब वो पॉइज़न की जो उसने मेडिसिन ली थी उसकी बहुत ज़्यादा मात्रा हो गई थी उसकी बॉडी में। जैसे यांग यांग को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी बॉडी कहीं फट जाएगी, उसकी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। वहीं यांग यांग बड़ी मुश्किल से विंग को उठाती है। विंग की सारी इंजरीज हील हो चुकी थी। विंग ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे कुछ भी ना हुआ हो। वहीं उसकी हार्ट बीट अब काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही थी, उसकी सांसें भी सही चल रही थी। अब वो सिर्फ बेहोश था। वहीं यांग यांग अपनी जो बची कुची ताकत थी, अपनी बची कुची स्ट्रेंथ का यूज़ करके विंग को उठाती है और उसे घसीटते हुए, क्योंकि यांग यांग विंग को कैरी नहीं कर सकती थी इसलिए वो उसे घसीटते हुए उस बैरियर की तरफ आती है। वो बैरियर बंद हो चुका था। यांग यांग अपनी स्वॉर्ड को उठाती है जो कि उसकी एनर्जी उसमें पहले से ही थी। यांग यांग को दोबारा डालने की ज़रूरत नहीं थी। वो अपनी स्वॉर्ड से उस बैरियर के ऊपर वार करती है। उसके 5 वारों में वो बैरियर चकनाचूर हो जाता है और यांग यांग बाहर निकल जाती है। यांग यांग ने जब उन पेड़ों को काटा था उसी के साथ ही पॉइज़न ख़त्म हो चुका था, इसीलिए उस हवा में अब पॉइज़न नहीं था। वहीं यांग यांग जैसे उस बैरियर को तोड़ती है वो बाहर आती है। वो देखती है कि लैन शिचेन और बाकी सब ने भी उन पेड़ों को काट दिया है जिन्होंने उन्हें पकड़ रखा था। वहीं लैन शिचेन, लैन कुरैन, जियांग फेंगमिया, जियान चैन और ये सब लोग जब विंग को सही सलामत देखते हैं काफ़ी खुश होते हैं, लेकिन उन सब के होश यांग यांग को देखकर उड़ जाते हैं जो कि पूरी तरीके से ब्लड में कवर हो चुकी थी। वहीं उस पोर्शन का असर अब यांग यांग पर हो रहा था। उसके जो ब्लैक कलर के उसकी बॉडी पर जो निशान आए थे, जो काली रंग की धारियाँ आई थी, अब उनसे यांग यांग का ब्लड बाहर निकल रहा था। ऐसा लग रहा था कि यांग यांग की बॉडी क्रैक हो रही है। वहीं यांग यांग विंग को जैसे ही उस बैरियर से बाहर लाती है, वो विंग को वहीं ज़मीन पर गिरती है और ख़ुद भी वहीं बेहोश हो जाती है। यांग यांग की बॉडी ज़मीन पर गिर जाती है। लैन शिचेन, लैन कुरैन, जियांग फेंगमी ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। लैन शिचेन जल्दी से जाकर विंग को संभालते हैं। वहीं जियांग फेंगमिया यांग यांग को संभालते हैं। वो यांग यांग को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे वो यांग यांग को अपनी गोद में लेते हैं उनके कपड़े भी खून में रंग जाते हैं। वो यांग यांग की ऐसी हालत देखकर कुछ भी समझ नहीं पाते। वहीं उनकी नज़र उस कट पर जाती है जो कि यांग यांग के हार्ट के पास था। वो काफ़ी डीप कट था और उससे अभी ब्लड बाहर निकल रहा था। जियांग फेंगमिया यांग यांग की स्वॉर्ड को उठाते हैं जो कि काफ़ी हैवी थी, लेकिन
यांग यांग के लिए वो काफ़ी लाइट थी। वो जैसे ही उस स्वॉर्ड को उठाते हैं और वो उससे लेकर सिर्फ 2 कदम ही चले थे कि वो स्वॉर्ड उनके हाथों से गायब हो जाती है। वहीं जो लैन शिचैन थे वो विंग को और उसकी स्वॉर्ड को कैरी करते हैं। वो लोग बड़ी मुश्किल से उस फॉरेस्ट से बाहर आते हैं। वहीं बाहर उनका इंतज़ार वांग जी कर रहा था। उन्हें गए 1 हफ्ते से भी ज़्यादा टाइम हो चुका था। अभी उन्हें गए 14-15 दिन हो गए थे। वांग जी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था, यहाँ तक कि वो अच्छे से खा पी भी नहीं पा रहा था। वांग जी बाहर देख रहा था और उसने अब तैयारी कर ली थी कि अगर आज वो लोग बाहर नहीं आए तो वांग जी खुद अंदर चला जाएगा। वांग जी अपनी स्वॉर्ड उठाकर जैसे ही अंदर जाने लगता है तभी वो देखता है कि वहाँ के पेड़ पत्ते हिल रहे हैं। वांग जी ध्यान से देखता है तो उसे बाकी सभी लोग आते हुए दिखते हैं। वांग जी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वहीं उसके पास खड़े लोग भी काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा लोग इंजर्ड नहीं थे। वांग जी जल्दी से भाग कर जाता है और वो देखता है कि सबसे आगे उसके गगा थे और उनके गोद में विंग को देखकर वो भी सही सलामत। वांग जी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। वांग जी विंग के दोनों गालों को पकड़कर उसे उठाते हुए कहता है, विंग आंखें खोलो, विंग देखो तुम्हारा वांग जी, विंग। लेकिन विंग आंखें नहीं खोलता, जो देखकर वांग जी लैन शिचैन की तरफ देखता है, जिस पर लैन शिचैन कहते हैं, वांग जी चिंता मत करो, विंग बिल्कुल ठीक है। जो सुनकर वांग जी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। वहीं लैन शिचैन के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी क्योंकि उन्हें अंदर जो हुआ था वो सब कुछ पता था। वहीं वो लोग आगे जाने लगते हैं। वहीं जियांग फेंगमिया पीछे थे। वांग जी ने और किसी के बारे में नहीं पूछा क्योंकि उसे अपना विंग मिल गया और उसे क्या चाहिए। वहीं जियांग फेंगमिया यांग यांग को लेकर आ रहे थे जो कि ऑलमोस्ट अपनी डेथ की कगार पे खड़ी थी। वहीं वो लोग कुछ ही दिनों में महल पहुंच जाते हैं। महारानी और महाराज कुछ हद तक ठीक हो चुके थे। वो अब बेड पर नहीं लेटे रहते थे लेकिन उन्हें रेस्ट की ज़्यादा ज़रूरत थी। जब महाराज और महारानी को पता चलता है कि वो लोग वापस आ रहे हैं वो काफ़ी खुश होते हैं। महाराज को पता था कि यांग यांग ज़रूर विंग को बचा लेगी। महाराज और महारानी उनके स्वागत के लिए बाहर दरवाजे पर खड़े रहते हैं। तभी वो देखते हैं कि वांग जी, विंग और वो सब आ रहे हैं। विंग अभी भी बेहोश था। वहीं वांग जी विंग को देख रहा था। वो काफ़ी परेशान था क्योंकि उसने विंग की जांच तो करवाई थी लेकिन विंग बिल्कुल ठीक था पर वो होश में नहीं आ रहा था, जिससे वांग जी काफ़ी ज़्यादा परेशान था। वहीं वो लोग अंदर आते हैं। महारानी विंग को देखकर काफ़ी खुश होती है और वो उसके माथे को चूमती है। वो लैन शिचैन से पूछती है, विंग को क्या हुआ, ये उठ क्यों नहीं रहा। वहीं जो लैन शिचैन थे वो कहते हैं, लगता है महाराज काफ़ी ज़्यादा थक गए थे इसीलिए वो गहरी नींद में है। जो सुनकर महारानी अपने सर को हिलाती है। वहीं वांग जी महारानी की तरफ देखकर कहता है, माँ क्यों ना हम विंग को फिजिशियन के पास लेके जाएं, विंग लगता है काफ़ी ज़्यादा इंटरनली इंजर्ड है। जो सुनकर महारानी हाँ में सर हिलाती है। जिसके बाद विंग को लेकर वांग जी, शिचैन और ये सब चले जाते हैं। वहीं महारानी जैसे ही कुछ पूछने वाली थी उनकी नज़र जियांग फेंगमिया पर पड़ती है और जैसे उनका दिल उनके मुंह में आ गया हो, उनकी आंखें अचानक से बड़ी हो जाती हैं और वो ज़ोर से चिल्लाती है, यांग यांग। वहीं वो भाग कर जाती है। तभी जियांग फेंगमिया अपने एक कदम को पीछे लेकर कहते हैं, महारानी राजकुमारी के पास मत आइए। जो सुनकर महारानी काफ़ी ज़्यादा डर जाती हैं। वो देखती हैं कि जियांग फेंगमिया का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। वहीं जियांग फेंगमिया की बॉडी पर बहुत सारे कट्स आ चुके थे। उन्हें नहीं पता था कि उनकी बॉडी पे ये कट क्यों आ रहे हैं, लेकिन जब से उन्होंने यांग यांग को कैरी किया है तब से ये हो रहा है और जो भी यांग यांग को टच करता है उसकी बॉडी पर कट आने लगते हैं। जो देखकर ये महारानी जियांग फेंगमिया से पूछती है, यांग यांग को क्या हुआ है। उनकी आवाज़ बिल्कुल टूट रही थी। वहीं महाराज विंग को देखकर खुश थे लेकिन जब वो यांग यांग को देखते हैं उनका भी जैसे दिल हज़ारों टुकड़ों में टूट गया था। यांग यांग को इतनी बुरी हालत में देखकर उनको जैसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ लैन शिचैन वांग जी और विंग को रूम में छोड़ जाते हैं। वहीं एक फिजिशियन विंग को चेक करता है और वो वही बताता है जो लैन शिचैन ने बताया था कि विंग आराम कर रहा है, वो जल्दी ही अपने होश में आ जाएगा और विंग को आज होश में आ जाना चाहिए। जो सुनकर वांग जी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है।
वहीं लैन शिचेन वांग जिरविंग को आराम करने के लिए एक साथ छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। वो भी यांग यांग को देखना चाहते थे, क्योंकि जब से उन्होंने विंग को संभालने के लिए विंग को अपने पास रखा था, उसे कैरी किया था, तब से वो यांग यांग के पास नहीं गए थे। वहीं दूसरी तरफ यांग यांग एक रूम में लेटी हुई थी, उसे बेड पर लेटाया गया था। वहीं जो जांग फेंगमिया थी, उनकी जो चोटी थी उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा था, पर कोई भी फिजिशियन यांग यांग को चेक करने के लिए उसके पास नहीं जा पा रहा था। जो भी यांग यांग के पास जाता वो यांग यांग की एनर्जी से दूर जाकर गिरता था। वहीं यांग यांग की एनर्जी से जो वो ब्लैक ड्रैगन था जो कि यांग यांग के बॉडी में रहता था, वो अब बाहर आ चुका था और यांग यांग के जो बिस्तर था उसके चारों तरफ घूम रहा था और वो काफ़ी खतरनाक लग रहा था और काफ़ी गुस्सा भी। वो बिल्कुल किसी फियरलेस बीस्ट की तरह यांग यांग को प्रोटेक्ट कर रहा था। वहीं उसे देखकर महाराज, महारानी, यहाँ तक कि सब लोग यांग यांग से दूर थे। कोई भी यांग यांग के बिस्तर के पास जाने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था, और अगर कोई कोशिश करता तो वो बहुत बुरी तरीके से दूर फेंक दिया जाता था। वहीं ये सब बहुत टाइम तक, यानी कि कुछ देर तक चलता रहता है। महारानी महाराज के कपड़ों को पकड़कर खींचते हुए कहती है, आप कुछ करते क्यों नहीं? कोई भी उसका इलाज नहीं कर पा रहा है, क्या आप उसे ऐसे मरने देंगे? आप कैसे ऐसा कर सकते हैं? आप उसके पिता हैं। जो सुनकर महाराज महारानी की तरफ देखकर कहते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। जो सुनकर महारानी गुस्से से कहती है, आप कैसे कुछ नहीं कर सकते? आप महाराज हैं, आप यहाँ के राजा हैं, क्या आप मेरी बेटी को बचा भी नहीं सकते? क्या आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी भी नहीं है? जो सुनकर महाराज अपने सर को झुकाकर कहते हैं, मैं भले ही यहाँ का राजा हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक गार्जियन की ताकत के आगे कुछ नहीं कर सकता। जो सुनकर महारानी उनके कॉलर को झंझोड़कर उन्हें दूर झटक कर कहती है, आप किसी काम के नहीं, आपने अपने बेटे की जान बचा ली, लेकिन किस कीमत पर? अपनी बेटी की जान की कीमत पर। जो सुनकर महाराज की ज़बान बिल्कुल बंद हो जाती है। वहीं बाकी सभी लोग भी अपनी नज़रें झुका लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि वो राजकुमार और राजकुमारी को कुछ नहीं होने देंगे, लेकिन वहाँ बिल्कुल उल्टा हुआ। यांग यांग ने अपने साथ साथ उनको भी बचाया, और उसने इतने सारे, यानी कि सबसे डिफ़िकल्ट टास्क खुद ने लिया, और वो खुद विंग को बचाने के लिए गई। महारानी को सब कुछ बता दिया गया था जांग फेंगमिया ने। हालांकि वो कुछ कर नहीं पाए, लेकिन उन्होंने सब कुछ बताया कि वहाँ क्या क्या हुआ था। जो सब जानकर महारानी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया था। ये महारानी काफ़ी गुस्से से महाराज को देख रही थी। महाराज भी इस मामले में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। वहीं महारानी गुस्से से महाराज को कहती है, अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो तुम अपनी दूसरी रानी ढूंढ सकते हो। जो सुनकर महाराज अपनी बड़ी बड़ी आंखों से डरते हुए महारानी को देखते हैं। जिस पर महारानी गुस्से से कहती है कि तुम और तुम्हारा बेटा एक साथ यहाँ राज करना। मैं यहाँ से सबको छोड़कर चली जाऊँगी अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो। जब सुनकर महाराज अपने सर को झुकाकर काफ़ी आराम से कहते हैं कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो एक गार्जियन है, शायद उसकी बॉडी अपने आप हील हो जाए। जो सुनकर महारानी अजीब सी हंसी के साथ कहती है, शायद? तुम इस बात को शायद में ले रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि अगर उसकी बॉडी हील होनी होती तो वो कब की हो जाती? उसकी हालत देखो, क्या तुम्हें बिल्कुल भी दया नहीं आती? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? जो सुनकर महाराज कुछ नहीं बोल पाते, यहाँ तक कि सभी लोग भी बिल्कुल चुप हो गए थे, क्योंकि महारानी की बात बिल्कुल सच थी। वहीं महारानी अपनी आंखों से यांग यांग को देखते हुए कहती है, कितना और टॉर्चर करने का इरादा है तुम्हारा उसे? हाँ, क्या तुम उसे सच में मार डालोगे? जो सुनकर महाराज महारानी की तरफ देखकर कहते हैं, मैं ऐसा नहीं करना चाहता, और वो मेरी भी बेटी है, मुझे भी उसकी चिंता है। जिस पर महारानी महाराज को देखकर कहती है, तुम्हारी चिंता मुझे साफ साफ दिख रही है। जो कहकर महारानी महाराज को वहीं छोड़ देती है। तो चलिए हम अपनी कहानी का यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए।